नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम धर्म गुरुओं से मुलाकात की। इस मुलाकात के जरिए क्या छवि बदलने की कोशिश है? क्या नए सिरे से प्रतीकात्मक राजनीति को एक बार फिर से जिंदगी मिलती है? या फिर जो आरोप विरोधियों का है कि कहीं ना कहीं अपने छवि को पूरी तरह से बदलने की पहल है ये प्रधानमंत्री की तरफ से? इन्हीं मुद्दों पर हम करेंगे चर्चा। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनमें से ऐसे कई मेहमान हमारे साथ हैं जो बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उस मुलाकात में थे, यानी ऐसे मुस्लिम धर्मगुरु सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। ओवैसी साहब, मेरा पहला सवाल आपसे यही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पहल की है। उनकी पहल यह है कि मुस्लिम धर्मगुरुओं से मुलाकात के जरिए वो एक भरोसा जगाना चाहते हैं। स्वागत करते हैं आप उनके इस कदम का। नहीं, पहले तो यह है कि आपका असेसमेंट बिल्कुल गलत है कि धर्म गुरु हैं। इस्लाम में कोई धर्म गुरु का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। और ये जो लोग, इसमें कोई इमाम है मस्जिद का, कोई यहाँ पर है, जितने लोग जो मिले हैं माजी में, पास में, ये लोग हमेशा RSS के डाइस पे थे, BJP के डाइस पर थे। तो मुझे कोई ताज्जुब नहीं है, शुरू से BJP और RSS से के साथ हैं ये लोग। ये इनका जाती फेल है, मैं उस पर तबसरा करना नहीं चाहता हूं। रहा सवाल के जो प्रेस नोट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जारी किया गया जी, मुझे अफसोस इस बात का है कि प्राइम मिनिस्टर किसी से मिल सकते हैं, कोई जाकर मिल सकता है, मगर जो ये लोग अपने आप को मुसलमानों के धर्मगुरु कह रहे हैं, जो धर्मगुरु कॉन्सेप्ट नहीं है, मगर इनमें इतनी हिम्मत नहीं हुई कि बल्लभगढ़ के इंसिडेंट का बात करते कि एक मस्जिद, अगर ये धर्मगुरु है, मान लीजिए ये मस्जिद के इमाम भी है उसमें कहीं, हाँ। तो एक मस्जिद का जिसके पास वैलिड परमिशन है उसके कंस्ट्रक्शन को रोक दिया गया। पिछले 9 दिन से 800 मुसलमान बल्लभगढ़ पुलिस स्टेशन में है, एक की गिरफ्तारी नहीं हुई। इनको तौफीक नहीं हुई इसके बारे में बात करने की वजीर आजम से, कि बोलते कि चलिए मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आपके घर से 50 किलोमीटर पर यह वाकया हुआ है, इस पर कुछ करिए, गिरफ्तारी करिए कम से कम। इस पर क्यों नहीं बात करते कि प्राइम मिनिस्टर की रोजगार योजना में 25 लाख का जो लोन मिलता है, उसमें इस गवर्नमेंट ने एक नया रूल निकाल दिया कि जो लोग पोल्ट्री का कारोबार करते, जो गोश्त का कारोबार करते, मच्छी का कारोबार करते, उनको लोन नहीं मिलेगा। पहले ऐसा कभी नहीं था। ये क्यों नहीं बात किए कि 560 करोड़ रुपये माइनॉरिटी मिनिस्ट्रीज के बजट के कट कर दिए गए? ये क्यों नहीं बात करते कि भैया आज गुजरात में माया कोटनाडनी और बाबू बजरंगी को बेल हो गई, उनकी बेल के खिलाफ जाइए। इतने पुलिस ऑफिसर्स कत्ल के इल्जाम में हैं, उनको दोबारा सर्विस में ले लिए। चलिए ठीक है, क्यों लिए उनको, इस बारे में बात करते। ठीक है, ये आपके हिसाब से कोर इश्यूज हैं। सवाल इनसे ये जरूर करेंगे कि क्या किस तरह के मुद्दों पर, क्या जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर भी चर्चा हुई या नहीं, पूछेंगे इनसे। लेकिन मेरा सवाल आपकी एक बात पर है। आपने ये कहा ओवैसी साहब कि ये सभी ऐसे हैं जो संघ या BJP के साथ जुड़े रहे हैं। क्या संघ या फिर BJP के साथ जुड़ना इन्हें कम मुसलमान बना देता है? नहीं, मैं कौन होता हूं किसी को कम मुसलमान या बड़ा मुसलमान बोलने के लिए? सर आपने कहा ना कि ये ऐसे लोग हैं जो BJP से या उससे जुड़े हुए हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने कहा कि मुसलमानों का डेलीगेशन जाके मिला धर्मगुरुओं का। इमाम है, मैं आपसे कह रहा हूं कि इसमें इमाम है, इसमें इमाम। हाँ, एक सेकंड रुक जाए, पहले मेरी बातचीत हो जाए, फिर उसके बाद आपको भी शामिल करेंगे। हाँ, इसमें तमाम इमाम है, जयपुर के भी शाही इमाम है, तमाम लोग हैं। ये आखिर उन मस्जिदों में ये बैठते हैं साहब। बात से ऑब्जेक्शन है कि सारे लोग RSS के कभी थे। ठीक, हमारे इस्लाम सुन ले, उनकी बात सुन ले। जी बोले। इस्लाम में कोई धर्म गुरु इमाम की अहमियत नहीं है, सब बराबर है। और ये लोग इसमें से बहुत सारे लोग, मैं कह रहा हूं कि पूरे 30 के 30 लोग, कम से कम 24 से 25 लोग तो RSS BJP से वाबस्ता रहे हैं, इनके लिए कैंपेन किया है। तो यही मैं आपसे बता रहा हूं। ठीक है, ठीक है। आप ये कह सकते हैं, आप एक सेकंड सर प्लीज, आप ये कह सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी भावनाएं BJP के लिए है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री के पहल पर आपसे सवाल करना चाहती हूं, क्योंकि आपने दूसरी तरफ से जवाब की शुरुआत की ओवैसी साहब। मैं अब आपसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पहल के बारे में पूछना चाहती हूं। उन्होंने बुलाया, हालांकि आप डेलीगेशन पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं कि पुराने लोग ऐसे हैं जो कि BJP से कई सारे जुड़े हुए हैं, लेकिन सवाल यह है कि अगर प्रधानमंत्री ने यह पहल की है, उनकी क्या मंशा है?
क्या हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री ज़किया जाफरी से मुलाकात करने को तैयार हैं? उनको इनसे इंसाफ करेंगे? क्या हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री इशरत जहां की मां से मिलने के लिए तैयार हैं? क्या हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री सोहराबुद्दीन के भाई से मिलने को तैयार हैं? क्या हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री स्वामी असीमानंद और लोकेश जिनकी बेल हुई है उनकी बेल को कैंसिल करवाने का पब्लिकली ऐलान करेंगे? आप अपनी पॉलिटिक्स करने लगे क्या इस पर? वैसी साहब नहीं, पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूं मैं आपके, देखिए गलत है ये बात, मैं आपके सामने जेन्युइन पॉइंट उठा रहा हूं, ये पॉलिटिक्स नहीं है, जेन्युइन पॉइंट है। आप नहीं तय कर सकते ना कि प्रधानमंत्री किससे मिलेंगे, आप कुछ खास ऐसे संवेदनशील मुद्दों सवाल भी कर रहे हैं मुझसे और नहीं सर, आप सवाल भी कर रहे हैं मुझसे और फिर जवाब सुनने तैयार नहीं हो रहे। मैंने आपका जवाब पूरा सुना, इसीलिए वैसे साहब आपका पूरा जवाब मैंने सुना। मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि आप कुछ खास ऐसे केसेस की बात कर रहे हैं जो अदालतों में है। आप कहते हैं कि वहां पर जाकर आप कोशिश कीजिए। सद्भावना दिवस के साथ भी एक पहल नरेंद्र मोदी ने गुजरात में की थी, उसके बाद एक पहल वो यहां पर कर रहे हैं। अब अगर मुस्लिम समुदाय को रीच आउट करना है, कोशिश करनी है, कम से कम, जिसे आप कुछ और भी कह सकते हैं कि क्या ये दिखावा है, क्या प्रतीकात्मक है, लेकिन कम से कम एक पहल तो है ना। अब खास तौर पर कुछ केसेस के लोगों से मिल जाने से क्या मुसलमानों के अच्छे दिन आ जाएंगे? अगर उनको विकास पहुंचाना है, हर मुसलमान के घर नागरिक की तरह उनको ट्रीट करना है, क्या इस पहल का स्वागत होना चाहिए? ये मेरा सवाल है। मैं जवाब दूं इसका? जी ओवैसी साहब, देखिए हम आपसे यही कह रहे हैं कि पहल अगर आप कर रहे हैं तो इंसाफ करिए। कल के प्रेस नोट में, प्राइम मिनिस्टर के प्रेस नोट में कहा गया कि किसी डेलीगेशन के एक जिम्मेदार ने भी कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने हमसे कहा कि रात में 12 बजे मुझसे बात करिए। जब रात में 12 बजे की बात का जिक्र हुआ मैडम, तो मुझे एहसान जाफरी के उस बयान का याद आता है कि उन्होंने कई मरतबा उस वक्त गुजरात के चीफ मिनिस्टर को फोन किया था, कोई मदद को नहीं आया। हमको ये भी याद है। इसका ये मतलब तो नहीं है कि जो माजी में हुआ, देखिए बगैर इंसाफ करे, किसी भी कम्युनिटी से इंसाफ करे आप तरक्की नहीं कर सकते। और इंसाफ का तकाजा यह है कि जिन लोगों ने गलतियां की हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि हमारा बजट क्यों कम कर दिए, क्यों महाराष्ट्र में मुसलमानों के रिजर्वेशन बंद कर दिए, क्यों बीफ बैन लगा दिए? क्या इसका रोजगार से ताल्लुक नहीं है? हमारे माजी का आपने जिक्र किया था, ठीक है, इस पर भी आएंगे सर, इस पर भी आएंगे। माजी का आपने जिक्र किया, अगर कोई माजी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे तो? देखिए माजी को कब छोड़ेंगे आप? जब इंसाफ होगा। चैप्टर क्लोज कब होगा? रिकंसिलिएशन कब होगा? जब इंसाफ होगा। जब तक इंसाफ नहीं होगा हम कैसे माजी को भूल जाएंगे? क्या हम महात्मा गांधी के कातिल को भूल जाएंगे? क्या बाबरी मस्जिद को, गुजरात 2002 को और सिखों पर जो जेनोसाइड हुआ उसको भूल जाएंगे? ठीक है, एक सेकंड, हाँ ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपने खुद ये कहा कि इसमें से ज्यादातर लोग, लेकिन इसमें कई लोग ऐसे भी हैं जो आम रूप से किसी मुस्लिम समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं। अब सवाल यह है कि जब वो ये मुलाकात करते हैं और वो कह रहे हैं कि उनकी बॉडी लैंग्वेज में जबरदस्त, इन्होंने मतलब कम से कम जो उनकी इमेज, जो छवि बनाई गई थी उससे बिल्कुल विपरीत माना है, इसको किस तरह से देखेंगे आप ओवैसी साहब? आप, मुझे पता है कि आज इस पूरी बातचीत में ज्यादातर सवालों पर आपको हंसी आ रही है, लेकिन फिर भी ओवैसी साहब मुद्दा यह है कि एक कोशिश, एक पहल, अब उस पहल को देखने का आपका नजरिया, इनका नजरिया, तीसरे का नजरिया, चौथे का, सबका अलग हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति से ऊपर उठकर क्या एक राह आगे दिखाई देती है ओवैसी साहब? देखिए मैं फिर से दोबारा वही जवाब दूंगा कि इंसाफ करिए। माजी को हम नहीं भूल सकते। आप जब तक इंसाफ नहीं करेंगे, आप त्रिलोकपुरी में कल ओखला की मस्जिद में, मैडम कल ओखला की मस्जिद में एक बॉम्ब फेंका गया, पेट्रोल बॉम्ब फेंका गया जी। क्या इसका जिक्र नहीं कर सकते थे लोग? इंसाफ करिए। मैं यही तो कह रहा हूं कि देखिए कोई प्राइम मिनिस्टर से हर कोई मिल सकता है, वो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, मगर सवाल ये पैदा होता है कि मुद्दे क्या हैं, एजेंडा क्या है। और जो लोग ये बता रहे हैं कि हम धर्मगुरु हैं, आप हमारे धर्मगुरु नहीं हो सकते। इस्लाम में कोई धर्मगुरु। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं आपके सारे जो डेलीगेशन गया था वो मुस्लिम लीडर गए थे, मुसलमानों के लीडर नहीं गए थे। एक चीज, उस बात को आप घुमा फिरा करके
30 मतलब 5-7 मिनट उसी में चले जाएंगे। हमारे अर्ज करने का मकसद है, जो लोग गए थे, जो मुद्दे आपने गिनवाए हैं, ये आप भी कर सकते थे, आप पार्लियामेंट के साथ बैठते हैं, आप भी कह सकते थे। दूसरों पर इल्जाम लगाने का मतलब। दूसरी बात, जहां तक आरएसएस का सवाल है, तो आरएसएस से हमारी इस डेलीगेशन में जो गए थे उसमें मशहूर है कि किसका ताल्लुक आरएसएस से है, एक आदमी का कीजिए, सारे लोगों को उसमें शामिल। हवाई बातें प्लीज एक सेकंड रुक जाइए। प्रभात झा जी कुछ बहुत ही गंभीर सवाल खड़े कर रहे हो ओवैसी साहब। उनका कहना है कि जब तक वो मरहम इंसाफ का नहीं लगेगा, जब तक वो मरहम इंसाफ का नहीं लगेगा, ये सब बस ऐसे प्रतीक बनकर रह जाएगा। प्रभात जी, ओबीसी की राजनीति, ओबीसी की जो राजनीति है वो इसी मुद्दे पर चलेगी, लेकिन जो शुरुआत हुई है उसको अच्छा कहने का जो दम चाहिए, कलेजा चाहिए, बड़ा कलेजा चाहिए, वो ओबीसी साहब में नहीं है। और इसलिए आप बार बार वो पूछती रहे, लेकिन आपके जब सवाल का जवाब वो नहीं मिलेगा। इंसाफ की शुरुआत इंतजार के बाद होती है। इंसाफ किस बात का? क्या न्यायालय में चलने वाले प्रकरणों को प्रधानमंत्री निपटाएंगे? ऐसा हो सकता है? ऐसा संभव नहीं है। लेकिन अच्छी शुरुआत को कहने की ताकत अपने आप में अच्छी होनी चाहिए। आरएसएस का नाम लेकर, बीजेपी का नाम लेकर उनका अपमान करने का, उन उलेमानों का, उन इमाम के, मस्जिद के इमामों का कोई अधिकार किसी को नहीं है। और ये आप जानती हैं कि वो क्या कहेंगे, और इसीलिए आपकी डायलॉग भी उनके साथ ज्यादा हो रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये अच्छी शुरुआत है, और शुरुआत की, पहल की बहुत प्रशंसा करनी चाहिए। ओवैसी साहब बात शुरू होगी तभी तो बात होगी। ओवैसी साहब, एक टिप्पणी करूंगा। देखिए, एक तारीखी शुरुआत थी, हिस्टोरिक बिगनिंग थी। काली रात के बाद सुबह आती है, तो मैं समझता हूँ ये वो सुबह थी जो एक हिस्टोरिक सुबह थी, और हमें इससे अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। काली रात के बाद सुबह, बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ। अरे सर एक सेकंड, प्रभात झा जी एक सेकंड। ओवैसी साहब की राजनीति नहीं, जिस राजनीति के लिए वो आरएसएस को ब्लेम करते हैं, वही वो मुसलमानों में कर रहे हैं। करनी ही है। अगर ओवैसी साहब नहीं बोलेंगे तो राजनीति पिट जाएगी। यही कहकर कर तो राजनीति की है, फूट डालो, काम करो। बिल्कुल सही। राजनीति तो आप भी करते आए हैं प्रभात झा जी, ठीक है। प्रभात झा जी, इससे पहले तो ओवैसी साहब जवाब दें, मैं एक बात बता दूं आपसे कि अभी आपने एक बात कही है कि जब मामला कोर्ट में चल रहा है तो इसमें ओवैसी साहब को बीच में आने की क्या जरूरत है। तो आप ये बताइए, कभी कटियार साहब ने आपको जो बयान दिया है, जब बाबरी मस्जिद का मुद्दा कोर्ट में चल रहा है तो उनको क्या जरूरत पड़ गई थी कि ये कहने की कि मंदिर बनेगा? ठीक है, एक बार ओवैसी साहब मैं चाहती हूँ आप जवाब दे, प्रभात झा जी ने जो सवाल उठाए हैं उसके। प्रभात झा जी इमामों की बड़ी फिक्र कर रहे हैं, तो बाबरी मस्जिद को किसने ढहाया था प्रभात झा जी? वहां पर इमामों की फिक्र नहीं थी आपको? कितने मस्जिदों को नुकसान पहुंचा? देखिए, सवाल यह है कि मैं फिर से कह रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर कल मिलते हैं। अभी किसी ने सही कहा, विनय कटियार ने क्या कहा कि अगर मंदिर नहीं बनेगी राम मंदिर तो लावा फट पड़ेगा। आखिर आप किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं? कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, आपकी वैल्यू है वहां पर मोदी के पास? आंखों में धूल नहीं झोंक रहे हैं, आपकी बड़ी वैल्यू है। हम तो अपनी बात कर रहे हैं प्रत्येक नागरिक का विकास। देखिए, अगर उन्होंने अईमा हजरात की फिक्र की है, प्रभात झा जी एक सेकंड मुझे एक बात कहने दें, अगर इन लोगों ने अईमा हजरात की फिक्र की है, इमाम हजरात की फिक्र की है, मीटिंग करी है, तो मेरे ख्याल से उसमें हम 60 साल से कीड़े निकालते चले आ रहे हैं, 60 साल से हम कन्फ्रंटेशन करते चले आ रहे हैं। अगर एक डायलॉग शुरू हुआ है तो मेरे ख्याल से उसमें ओवैसी साहब आपको भी जुड़ना चाहिए, खुले जहन से जुड़िए आप। ओवैसी जी जुड़ेंगे, साहब को भी जुड़ना चाहिए। देखिए, उनमें और आरएसएस में फर्क क्या है? देखिए, मुझे उनको तो झगड़ा कराना है, मुझे ओवैसी साहब को तो फसाद कराना है, दंगा कराना है। अरे आप कौन सा फसाद नहीं करा रहे हैं प्रभात झा जी? ओवैसी साहब का तो काम है फसाद कराना, आप भी तो उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहे हो। सवाल ही नहीं है। कैसे सवाल नहीं है? चलने की क्या बक रही है? योगी आदित्यनाथ क्या बोल रहे हैं? आराम से। इन पर क्यों पाबंदी नहीं लगाई आपने? अगर उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने साफ इनकार किया कि ऐसे बोलने वालों से हम ताल्लुक नहीं रखते हैं। सुन कौन रहा है आपके वजीर आज़म साहब की? मुझे तो लगता है कि वजीर आज़म साहब रात में अपने कमरे में जाते होंगे, इनके बयानों को देखकर के अपने बाल नोच लेते हैं। दिल में दर्द हो रहा है कि ये बात अच्छी कैसे हो गई? आपके दिल में दर्द क्यों हो रहा है? अच्छी शुरुआत को अच्छी बात क्यों नहीं कह रहे हैं आप कि अच्छी शुरुआत हुई है? ओवैसी साहब इस सवाल के साथ मैं आपके पास, एक सेकंड प्लीज सर, ओवैसी साहब इस सवाल के साथ मैं आपके पास आना चाहती हूं, और क्या कभी इसमें जुड़ने की बात सोचेंगे आप?
जब तक इंसाफ नहीं होगा मैडम, जब तक इंसाफ नहीं होगा कोई जुड़ने की बात नहीं हो सकती। रहा सवाल मेरे पार्लियामेंट के सवालात का, तो मैं पिछले बार 3rd हाईएस्ट सवालात किया, 1 साल में इन तमाम मुद्दों को पार्लियामेंट में उठाया। मुझे यहां पर वो शायर का शेर याद आ रहा है कि जाफर अज दखन सादिक अज बंगाल, नंगे दीन नंगे वतन। ये कौम क्या, कौमों की इमामत क्या, ये 2 रकात के इमाम क्या जाने। अगर इतना इनको शौक है तो आइए ये भी बात इस मौके पर साफ हो जानी चाहिए। भूतपूर्व सिस्टम में मेरी खिदमत रही है। मुझे इसका जवाब देने दीजिए। हिंदुस्तान आपको सुन रहा है। एक बड़े तबके के साथ आप अपने अल्फाज वापस ले आओ वैसे भाई। इस तरह की लैंग्वेज आपको नहीं बोलना चाहिए। यही पढ़ाएंगे, उनकी इज्जत करते हैं। इमाम कह रहे हैं 2 रकात का इमाम मत बोलिए। जो टॉपिक आप उठाते हैं, जो अल्लाह के जवाब देना होगा जाके, वापस लीजिए अपने अल्फाज। लेकिन उनको हल करने के लिए कोई तो ऐसे जुमले बोल जाते हैं। एक आदमी आपका बोल रहा है कि अगर MIM का कुत्ता खड़ा हो जाए तो कैसे बात बनेगी? इतनी मोहब्बत करती है पब्लिक को, उसको वोट दे देगी। इस तरह की लैंग्वेज आप इस्तेमाल करते हैं और फिर मुसलमानों की हमदर्दी हासिल करना चाहते हैं। एक सेकंड, अगर आप सबने बोल लिया हो तो जरा मुझे भी इजाजत दें। 1 सेकंड सर, आप सबसे निवेदन है कि प्लीज इसका इंतजार करें। सब बोलेंगे, आप इंतजार करें अपनी बारी आने का। जब मैं सवाल लेकर आपके नाम के साथ आऊं तभी आपका मकाम है। हिंदुस्तान के मुसलमान, मैं आ रही हूँ। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, देखिए नफरत उगलने की राजनीति तो दोनों तरफ से की जाती है ये वोट बैंक के लिए। प्लीज सर मुद्दे को मत भटकाएं। 1 सेकंड सर, शांत हो जाए। बहुत अफसोसनाक बात है ये। इमाम जी आप प्लीज शांत हो जाए। आप तो एक ऐसी स्टेट से ताल्लुक रखते हैं, प्लीज ऐसी तंजीम आपके पास है। प्लीज 1 सेकंड शांत हो जाए। 1 सेकंड शांत। इमाम नायब रसूल होता है। कभी कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं सर, ये आपके अस्तित्व की लड़ाई नहीं लड़ रहे हम टीवी पे बैठ के। 1 सेकंड सर, प्लीज माफी के साथ। आपके अस्तित्व की लड़ाई नहीं लड़ रहे हुजूर। 1 सेकंड, 1 सेकंड जवाब देने के लिए मुझे मौका दीजिए। बस फंस गए आप अपने अस्तित्व में। कहा तो देश के मुसलमानों के हित की बात कर रहे थे साहब। जरा सा इंतजार कीजिए, सब जवाब देंगे, सब जवाब देंगे। प्रेम शुक्ला जी, सवाल ये है कि क्या प्रतीकात्मक राजनीति के जरिए अच्छे दिन आ जाएंगे? ये सवाल तो पूछा जाएगा ना कि क्या आज भी इंसाफ की राह वहीं पर अटकी दिखाई देती है और दूसरी तरफ कोशिश और पहल दिखाई देती है? ये पूछ रहे हैं वो, उसका जवाब नहीं। इंसाफ की राह तो जो है, कासिम राजवी को जो है महात्मा गांधी में भी इंसाफ की राह नहीं दिखती थी और मौलाना आजाद को दिखाई देती थी। तो उसी तरह से जो है हमारे उलेमा इकराम जो हैं वो इंसाफ की राह देख रहे हैं। लेकिन कासिम राजवी की जो औलादे हैं जिन्होंने इस देश को बांटने का ही काम किया, हैदराबाद को 11 महीनों तक गुलाम बनाए रखा, उसको भारत में शामिल नहीं होने दिया, उनसे आप विभाजनवादियों से क्या अपेक्षा करती हैं? ओवैसी साहब जो हैं वो कासिम राजवी रजाकारों के प्रतिनिधि हैं और हमारे उलमा इकराम जो हैं ये मौलाना आजाद के प्रतिनिधि हैं। ठीक है, जवाब सुनिए ना सर। ओवैसी साहब मुसलमानों के बाल ठाकरे हैं। अच्छा ठीक है, आप कीजिए ठाकरे साहब का। अरे सर सारे लोग इल्जाम लगा रहे हैं, जवाब तो सुन लीजिए। ये गाली है। साथियों से गुजारिश कर रहा हूं, कृपया आप शिवसेना प्रमुख का अपमान मत कीजिए। इतने छोटे आदमी से सब इल्जाम लगा रहे हैं, जवाब तो सुन लीजिए। कि इमामों के लिए उनके दिल में क्या एहतराम है। उलमाए कराम गैर मुस्लिम होकर उलमाए कराम बार-बार कर रहा है और वो इमामों की बेहुरमती कर रहे हैं। वो बिल्कुल दुरुस्त। 1 सेकंड जवाब सुन ले प्लीज। 1 सेकंड, आप सबसे निवेदन है, सबकी आवाज कृपया नीचे कर दें। जो सवाल है उस पर हम वापस लौटे और इतने सारे लोगों ने जो इल्जाम लगाया है, ओवैसी साहब आपका जवाब उस पर। देखिए, कासिम रजवी को पाकिस्तान जाना था, वो चले गए। हमने जिना की 2 नेशन थ्योरी को ठुकराया। हमने हिंदुस्तान को ख्वाजा गरीब नवाज की सरजमीन है और हमारा मानना यह है कि हजरत आदम ने पहला कदम दुनिया में रखा तो हमारे मुल्क में रखा, तो हमारे बाप का मुल्क हुआ, ये हमारा मुल्क है। हमको कोई लेना देना नहीं, जो पाकिस्तान गए चले गए। रहा सवाल उलमाओं की इज्जत का, तो उलमाए सू हैं आप लोग। तीसरी बात, इमाम की बात कर रहे, इमाम आजम अबू हनीफा बनो, इमाम मालिक बनो, इमाम हुसैन की तरह शहादत का अजीम मर्तबा हासिल करो, कुर्बानी दो। ये वक्त के फिरौनों और तागुतों के पास जाकर अपने सर को मत झुकाओ और जिहाद सबसे बेहतरीन जिहाद प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं। बात करो,
ये फिरौन कहकर प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं। आप हुक्मरान के सामने हक बात करो, माफी मांगे, हक बात करो, कड़वी बात करो। फिरौन कह रहे हैं प्रधानमंत्री को। बिल्कुल ये डिबेट आप बंद कर दिए। आपको नहीं, आपको कोई हक नहीं है उलमा सू कहने का किसी को। अंसार रज़ा साहब, आप उलमा सू का मतलब समझते हैं? क्या आप उलेमा को फॉलो करते हैं? क्या प्रॉफिट मोहम्मद को आप फॉलो करते हैं? पीस बी अपॉन हिम। आपने कैसे उलमा सू कह दिया? दे रहे हैं। मैंने कहा कि आप मुसलमानों के बाल ठाक रहे हैं। शायद कुछ लोगों को इस बात से आपत्ति हो, उसको आप क्लियर कीजिए। वाजिब है इस बात का, मालूम है इस बात की, क्या वो जानते हैं इस बात को? एक तरफ आप उलेमा की बेइज्जती कर रहे हैं, मैं उन उलमाए किराम का एहतराम करता हूं जो वक्त हुक्मरानों की आंख में आंख डालकर हक को बयान करते हैं। मैं उन उलमाए किराम का उनके हाथ को चूमता हूं जिन्होंने हक को बुलंद करने के लिए अपनी जानों का भी कुर्बान कर दिया। और असदुद्दीन ओवैसी उन्हीं उलमाए किराम का चाहने वाला है, उनका गुलाम है। हम बात करने ही तो गए थे। ये आंख में आंख डालकर बात करने का तरीका है। वैसे साहब वो कह रहे हैं कि हम आंख में आंख डालकर बात करने गए थे, मिलने गए थे। आप सर झुकाने की बात क्यों कर रहे हैं? वैसे साहब को कि हमने क्या बात करी थी? सर आप ही का सवाल उनसे पूछ रही है, रुक जाइए। खुशामद करने के लिए गए थे, हमें खुशामद की जरूरत नहीं है। हमें इस जमीन पर जो है अपना हक मांगना है, हक मांगने के लिए रास्ता बनाना है। रास्ता नहीं बनाएंगे उनकी बात करेंगे। आप उनकी मुलाकात से सेटिस्फाई नहीं हुए, आप तो ये कह रहे हो मौलाना आप तो सेटिस्फाई नहीं हुए। रास्ता बनाया वैसे साहब, इनका कहना है इनको एक उम्मीद दिखाई देती है, इनको दिखता है कि एक रास्ता तो बना है बातचीत का। कितना भी बड़ा मामला हो, बात करने के लिए किसी भी टेबल पर आना पड़ता है। और अगर आपको कोई माहौल मिल रहा है, मैदान मिल रहा है, रास्ता मिल रहा है, तो आप पहले उस पर आने के लिए वैसे साहब जवाब दीजिए। ठीक है, कसूर मुसलमानों आप बैठते ही हमेशा इतने बड़े बड़े इश्यूज को ले लेते हैं। मोदी जी वैसे ही आपका बड़ा एहतराम है हमारे दिल में, लेकिन आप सवाल किया उस वक्त आप कहां गए थे जिस वक्त गुजरात का बेकसूर मुसलमान आम आदमी के बस के मोदी जी हमारी मदद को आइए कब गए थे? अरे वसीम साहब, अरे वसीम साहब आप कहां उलझ गए हैं? आपके मुखिया बैठे हुए हैं ना, उन्हें बोलने दीजिए। तो आप लोग जा रहे हो मिलने के लिए? अरे आपने क्या ये कहा कि गुजरात का जो महाराष्ट्र में बीफ बैंड लगाया भाई आपके लीडर मौजूद हैं, उनको मौका दीजिए, हम करेंगे सब बात क्लियर। एजुकेशन से भी आपने हटा दिया, रिजर्वेशन जॉब से आपने क्या बात की? आज तक के महाराष्ट्र में हाल क्या है? अगर आप मुसलमान हो तो स्कूल में एडमिशन नहीं है, आप मुसलमान हो यार अरे मौलाना आपको ये बात करनी चाहिए थी, आपने क्या ये बात की? एक सेकंड जरा जवाब ले ले प्लीज। आप सबसे मेरा निवेदन है, कृपया इस एक हमारे सदर साहब का बैठकर आप जवाब दीजिए, उसके बाद बात करिए। वसीम साहब आपके मुखिया बैठे हुए, उनको बोलने दीजिए ना। असद साहब नंबर बढ़ा रहे हैं ना, जल्दी से ओवैसी साहब, वारिस पठान साहब प्लीज बोलने चाहिए। वारिस पठान साहब आपके मुखिया बैठे हुए हैं, उनसे हम जवाब ले रहे हैं। बहुत सारे आरोप लगे हैं। ओवैसी साहब मेरा सवाल आपसे बहुत सीधा है। पहले तो ये मुस्कुराहट समझना बड़ा मुश्किल है आज। मेरा सवाल सिर्फ इतना है आपसे कि सब मिलकर ये कह रहे हैं कि एक रास्ता उन्हें दिखाई दे रहा है, उम्मीद दिखाई दे रही है। आंख से आंख मिलाकर हमने बात करने की पहल की है। इसमें आप सिर झुका दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, राजनीति घुसा रहे हैं। वैसे नहीं, देखिए दीन इस्लाम का सबसे बड़ा बुनियादी पैगाम यह है कि ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, कि अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। मैं अल्लाह की रहमत से हरगिज़ मायूस था, ना हूं, ना रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। मेरी मायूसी हमारे हुक्मरानों से है, मेरी मायूसी अल्लाह से नहीं है। ये रास्ता निकालने की बात कर रहे, मैं भी रास्ता निकालने की बात कर रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि रास्ता ऐसा निकालो जो इंसाफ का हुसूल हो। अगर इंसाफ नहीं होगा तो रास्ता तुम सिर्फ अपने फायदे का रास्ता निकाल रहे हो, तुम अपनी शोहरत का रास्ता निकाल रहे हो, तुम अपने नफ्स को मुतमईन करने का रास्ता निकाल रहे हो। आप क्या कर रहे हैं? ऐसा रास्ता निकालो। अरे भाई, अरे मैं दुनिया का सबसे खराब आदमी हूं, आप दूध के धुले हुए हैं। चलिए मान लिए इस बात को, मैं मान लिया हूं। आप दूध के धुले हुए हैं, आप आसमान से टपके, मैं जमीन का आदमी हूं। बस आपने बात समझ ली, आप बहुत अच्छी बात निकालो। एक लाइन सुन लीजिए, सुनिए, एक लाइन सुन लीजिए ओवैसी साहब। उन मजलूमों की मदद करो प्लीज। कभी जाकर एक लाइन सुन लीजिए। क्यों बल्लभगढ़ की बात नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं होगा, किसी को क्यों बात नहीं की आपने बोले? मैं 2 लाइन कहूंगा। अगर आप मस्जिद के इमाम है, अगर आप मस्जिद के इमाम है तो मस्जिद का काम रोक दिया गया है। 10 बात आप मस्जिद के अगर इमाम है तो क्या आपको मस्जिद की अहमियत नहीं मालूम?
अरे मालूम है आपने 1300 मदरसों में 300 बचाए हैं हैदराबाद में। सुनिए मैं 2 लाइनें कहूंगा, सबसे रिक्वेस्ट है 2 लाइनें सुन लें। पंजाबी की 2 लाइनें हैं। गल समझ सुनिए गल समझनी ते रोल की राम रहीम मौला की बात समझ ली है तो मेरे ख्याल से झगड़े और फसाद की कोई गुंजाइश बात नहीं रह जाती। मस्जिदों के इमामों को तो अल्लाह ने नुमाइंदगी दी है और मैं तो खास तौर से बहैसियत बुरहान कासमी अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह ने नुमाइंदगी नहीं दी। ये गलत बात है, गलत बात है। अल्लाह ने नुमाइंदगी क्या बात कर रहे हैं? इस डायलॉग को आगे बढ़ाइए, आप भी साथ में आइए ओवैसी साहब, अल्लाह ने नुमाइंदगी दी आपको। मेरे ख्याल से हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप भी मोदी जी से डायलॉग करिए, बात करिए। आपकी जो शिकायतें आप इस तरह से शिकायतें और पैगाम नहीं जाएगा आपकी बात से। इलियासी साहब कह रहे हैं कि अच्छा पैगाम नहीं जा रहा आपकी बातों से। ओवैसी साहब एक नेगेटिव मैसेज दिया है आपका वैसे भाई। प्लीज सर, प्लीज एक एक करके बिल्कुल दिया है। आवाम देख रही है, आवाम फैसला कर लेगी, फिक्र मत करिए। और आपको मैं दावत दे रहा हूं कि आइंदा जब कभी इलेक्शन होगा तो बीजेपी के प्लेटफॉर्म से टिकट लड़िए और इंशाअल्लाह ताला अपनी जमानत नहीं बचा पाएंगे। मैं किसी पार्टी का ब्रीफ लेके नहीं चल रहा हूँ। मैं हिंदुस्तान का कॉमन आदमी हूँ, एक कॉमन आदमी को पर्सनलाइज मत कीजिए वैसे साहब, प्लीज डोंट पर्सनलाइज इट। हर कोई इसको पर्सनल बना रहा है। सवाल ये है कि मुझे लगता है कि सब भूल गए कि मुस्लिमों के हित की बात हो। पढ़े लिखे हैं, बैरिस्टर हैं, ऐसी बात कर रहे हैं। वी डोंट एक्सपेक्ट दिस थिंग फ्रॉम यू। प्लीज इलियासी साहब, ओवैसी साहब आपको सीधे सुन रहे हैं क्योंकि आप एक तरह से फोरफ्रंट पे थे इस पूरे डेलीगेशन को लेकर। वो कह रहे हैं कि इंसान नहीं तब तक इसका कोई मतलब नहीं। इसका सीधा सा जवाब दीजिए। देखिए, सीधा सा जवाब यह है कि पहली बात तो ओवैसी साहब को यह मालूम होना चाहिए कि एक तो इन्होंने कहा कि ये इमाम नहीं थे या इमामों के इमाम नहीं है। पहली बात तो ये हमें आपका सर्टिफिकेट इमाम की लड़ाई मत लड़िए यहाँ पे। दूसरी बात ये कि आपको इमामों का एहतराम आना चाहिए। पहली बात, किसी बात को सर इमाम की लड़ाई मत लड़िए, मुस्लिमों की लड़ाई लड़िए, जरा तो समझ भी आएगा कि आप किसी मतलब से बैठे हैं। आप एक इमामों पर तोहमत लगा रहे हैं, आपको समझ में आना चाहिए। पूरा समाज, पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया टीवी बस करिए, आप अपने इमामों का अपना मामला बना लिया इसको। उनकी बात को ख्वाब कर रहे हैं। दूसरी बात यह है, मगर मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मोदी जी से मिलकर एक सेकंड इलियासी साहब बात करी है, थोड़ा सा हमने मोदी जी के साथ खुलकर बात करी है। हमने मुसलमानों के सारे मसाइल पे बात करी है। 30 जिम्मेदार पूरे हिंदुस्तान के लोग वहां मौजूद थे और मौजूद होकर सबने खुलकर बात करी है। हमने किसी तरह की कोई इलेक्शन की बात नहीं करी। ना हम वो चापलूस लोग हैं, ना हम कोई सियासी लोग हैं, हम मजहबी लोग हैं। किस बात से उम्मीद जगी? मोदी जी की किस बात से उम्मीद जगी? क्या बोला उन्होंने? आपने क्या बताया? ऐसी बल्लभगढ़ की बात की थी आपने? आइम्मा के लिए आपके दिलों में ऐसा एहतराम होगा? सर अपने आप बार-बार अपने अस्तित्व पे अटक जा रहे हैं। देखिए ओवैसी साहब आप कह रहे हैं इंसाफ के बाद होगी बात, मेरी नजर में आप शुरुआत है ये। मेरी नजर में इमाम वो है जो इमाम आजम अबू हनीफा है। आपने मेरे पीछे मेरी नजर में इमाम जाफर सादिक है। मेरी नजर में इमाम अबुल हसन नदवी है। मेरी नजर में इमाम वो लोग हैं जो वक्त के हुक्मरानों के सामने लड़े, अपनी सब चीज को कुर्बान कर दिया। अगर हम प्रधानमंत्री से अपनी बात नहीं कह सकते तो किससे कहेंगे? ओवैसी साहब आप ये मुझे बताइए। नहीं, प्रधानमंत्री से आपकी कौन सी ऐसी बात हुई, जरा बताइए हमें अंदर की, जिससे भरोसा हुआ आपको कि हाँ वाकई एक ईमानदार कदम है। देखिए, बिल्कुल सही बात है। ओवैसी साहब को मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पे अभी बता देना चाहता हूं कि पहली बात तो हम कोई सियासी आदमी नहीं है, ना हम वहां कोई सियासत करने के लिए गए थे। ओवैसी साहब हमारे समाज, आप इजराइल क्यों गए फिर? हमने मुस्लिम इलियासी साहब आप इजराइल नहीं गए थे? इजरायली हुकूमत की दावत पर इजराइल नहीं गए थे आप? आपको फलस्तीन याद नहीं आया? आपको मस्जिद अक्सा याद नहीं आई? मैं बात कर रहा हूं, आपको मस्जिद अक्सा याद नहीं आई? आपको फलस्तीनी आवाम याद नहीं आई? मेहमान बने नहीं बने? आप मेहमान बने नहीं बने? आपने मेरे पीछे नमाज पढ़ी है, मगर आपने आज ये कहना कि हमने कोई सियासी लोग नहीं है। भाई हम कोई सियासी बात नहीं करने गए। अगर ये दंगा फसाद हो रहा है तो प्रधानमंत्री से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? एक बड़ी अच्छी बात कही थी मोदी जी ने। इलियासी साहब आपको याद दिलाऊं, एक बड़ी अच्छी बात कही थी, आप भी सुनिए ओवैसी साहब। उन्होंने कहा था मुसलमानों के लिए एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान। मैं समझता हूं इससे अच्छी बात हम में से कोई नहीं कह सकता। क्या आप इस बात में यकीन रखते हैं ओवैसी साहब? क्या गलत बात कही थी? क्या इसमें भी आप कीड़े निकालेंगे? हमको प्राइम मिनिस्टर को जरूरत नहीं है हमको कुरान सिखाने की।
हम कुरान को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, ना हमको ऐसे लोगों की जरूरत है जो हमको कुरान सिखाएंगे जो ये तमाम लोग हैं। उन्होंने कहा था अपने दीन में भी मजबूत रहो, तालीम में भी आगे बढ़ो। आप हर चीज को नेगेटिव लेते हैं। आई एम वेरी सॉरी। ओवैसी साहब, मैं इज्जत करता हूं आपकी, हर मुसलमान बच्चे को, दलित बच्चे को, बैकवर्ड क्लास के बच्चे को आप नेगेटिव ले जाते हैं। अरे सुनो तो सही, पहलू निकालते हैं, सीधा पहलू निकालिए। सुनो तो सही भैया, मेरी बात तो सुनो, नॉट द डार्कनेस। सुनो, अरे आप सुनो, आप जो है अपनी नींद से उठिए एंड स्मेल द कॉफी। ये इमाम की बात कर रहे, इजराइल को नहीं गए इलियासी साहब? क्या मस्जिद अक्सा याद नहीं आया उनको? आप इजरायलियों की मेहमान नवाजी कबूल किए, गए नहीं गए? आप बताइए पूरे प्रोग्राम पर। और आप बड़े बात कर रहे हैं इमाम की। मैं आपसे कह रहा हूं, आप प्राइम मिनिस्टर से बोलते कि हर माइनॉरिटी बच्चे को डिमांड ड्रिवन स्कॉलरशिप देते। आप पूछते क्यों 560 करोड़ हमारे कट कर दिए गए? आप पूछते कि एक साल में प्राइम मिनिस्टर ने एक मीटिंग 15 पॉइंट प्रोग्राम की क्यों नहीं ली? आपको मालूम है 15 पॉइंट प्रोग्राम क्या है? वक्त दीजिए इन्हें। अरे जाकर थालियां बजाना छोड़ो, थालियां कब तक बजाओगे? तालियां कोई नहीं बजा रहा। आप एक अच्छी शुरुआत को, हिस्टोरिक बिगिनिंग को, ये पूरी आवाम देख रही है, उसको गलत पहलू से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोग और मैं आपको राय दूंगा। सुनिए, आप एक काबिल आदमी हैं, फिर मैं कहता हूं, मैं मुझे आपकी राय की जरूरत नहीं है, करता हूं। नहीं, माफ कीजिए, आप खुद मिलिए प्राइम मिनिस्टर से, इन मुद्दों को आप 1-to-1 बेसिस पे, 1-to-1 बेसिस पे नरेंद्र मोदी के सामने रखिए, नरेंद्र मोदी के सामने रखिए, फिर प्रोग्राम में आइए, फिर बताइए क्या आपका रिएक्शन है। आज मैडम एक बात देख लीजिए, आप इतने सब पॉइंट्स को मैं उठाने के बाद इनमें इतनी हिम्मत नहीं हुई कि कल मीटिंग के बाद बोलते या प्रेस को बोलते। जब यहां पर इस प्रोग्राम में आपके सवाल के जवाब में मैंने 12-13 इश्यूज को उठाया तो फौरन लोग पर हम बात किए। अरे इनको मालूम भी नहीं 15 पॉइंट प्रोग्राम क्या है, इनको मालूम भी नहीं कि सारे बजट क्या है। ओवैसी साहब सारे मुद्दे उठाए हैं। ओवैसी साहब अगली मीटिंग में आप साथ चलिए, एक मीटिंग और होगी। प्रधानमंत्री जी ने हमको वादा किया है। ओवैसी साहब, आप हमसे कम से कम ये पूछ तो लेते, आपका इतना हक तो था कि भाई ये बताइए कि आपने ये बातें करी नहीं करी। ओवैसी साहब, ये डायलॉग चलता रहेगा, आप इसमें आगे शामिल होइए, बजाय इसके कि आप इल्जाम तराशी करते हैं। प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ बने हुए लगातार। प्रेम शुक्ला जी, ओवैसी साहब का कहना है कि अगर आप एक तस्वीर बहुत खूबसूरत सी दिखा दिया, आपने ये कोशिश की कि हाँ कुछ चुने हुए लोगों को बुलाकर आप उनसे बातचीत करें, और खुद यहाँ मौलाना अंसार रजा साहब भी हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे लोग भी इनमें हैं जो नरसिम्हा राव के समय से अभी तक मिलते आ रहे हैं तमाम प्रधानमंत्रियों से। तो ये जो फोटो सेशन वाला है, ये इशू नहीं है, इशू नहीं है। अगर मिल रहे हैं तो क्या अब इसकी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। आप जो है कुछ प्रतिनिधियों से बात करेंगे। आज कुछ लोग आए हैं, ओवैसी तो अलगाववादी हैं। अलगाववादी जो है हमेशा चाहता है कि मुसलमान मुख्य धारा में आए ही नहीं, तो इनकी जो है वोट बैंक की दुकान चले। इनको संकट ये हो गया है कि कुछ उलमा इकराम ये मान रहा है कि एक नागरिक के नाते जो है हमारा विकास होना चाहिए, हमारी सुरक्षा होनी चाहिए। ये कहते नहीं मुसलमान होने के साथ अलग से ही रहना चाहिए, हमको अलग से ही सारी चीजें मिलनी चाहिए। इंसाफ हर हिंदू और मुसलमान को मिलना चाहिए, इंसाफ हर नागरिक को मिलना चाहिए, और प्रधानमंत्री उसी गारंटी देगा। तो इसमें आपको आशंका का कारण क्या है? आप मेरी बात सुनो और आप भी सुन रहे हैं। इन लोगों ने कब वक्त लिया प्राइम मिनिस्टर से मुझे नहीं पता। मैं 7 महीने से रेगुलर हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर के यहां लिखवा रहा हूं, मुझे आज तक टाइम नहीं दिया। इलियासी साहब इतनी जल्दी पहुंच गए, उसकी वजह क्या है? इस गहराई में तो जाइए। इमाम को समय नहीं मिला, 7 महीना हो गया होम मिनिस्टर के टाइम लिखवाए हुए। मुसलमानों के दुश्मन हो जाएंगे, आपका ये पैरामीटर है। मैं वही कह रहा हूं कि मुसलमानों का लीडर होना और मुस्लिम लीडर होना, इसमें फर्क है। इन सब लोगों को जो लोग साथ में गए थे, सब उसमें शामिल नहीं है, लेकिन चंद लोग ऐसे हैं जो हुकूमतें जिसकी रही हैं, उसकी बोली उसकी गोद में जाकर के बैठ करके मुसलमानों की कौम, पूरी मुसलमान कौम की सुपारी ली है इन लोगों ने। लेकिन सबको शामिल हम नहीं करेंगे। चंद लोग उसमें ऐसे हैं जो बहुत अपने आप को बहुत बड़ा ठेकेदार समझते हैं मुसलमानों का। ठीक है सर, आपने अपनी बात कह दी, आपने अपनी बात कह दी। प्रेम शुक्ला जी, इस पर जल्दी से जवाब, फिर ओवैसी साहब के पास चलेंगे। देखिए, मुसलमानों का लीडर होना यही अलगाववादी बात है। आप मुस्लिम समुदाय के हैं लेकिन हिंदुस्तान के लीडर है, उस इलाके के लीडर है। कहीं अलग से हिंदू और मुसलमान अलग अलग वोट नहीं कर रहा है। यह आजादी के पहले की व्यवस्था थी।
ये रजाकारों के समय की व्यवस्था थी। आज हमारे स्वतंत्र हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मौलाना आजाद भी मुसलमानों के लीडर नहीं थे, सारे हिंदुस्तान के सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के लीडर थे। और वैसे आप भी मुसलमानों के लीडर नहीं है, आप भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लीडर हैं, हिंदुस्तान के लीडर हैं, ये मान के चलिए। और इनकी पार्टी से टिकट भी तमाम मुसलमानों की आप लीडरशिप या तिजारत का आपको कोई ठेका किसी ने नहीं दिया है। वैसी साहब, आपने बिल्कुल सही फरमाया हजरत, मैं लीडर नहीं हूं, मैं एक सिपाही हूं और मैं अपने उसूल पे मर मिटने को तैयार हूं। मैं हुकूमतों के आगे अपने मफाद के अपने जमीर को बेचने को तैयार नहीं हूं, मैं अपने गिरेबान के तार बेचने को तैयार नहीं हूं, इस बात का नोट कर लीजिए। मुझे फख्र है कि मैं एक हिंदुस्तानी मुसलमान हूं। सुनिए मेरी बात को, मैं बड़ी सबर, अरे जरा सुनिए तो सही मौलाना, इतनी तकलीफ क्या हो रही है जब इतना देर बैठे प्राइम मिनिस्टर, जरा हमारी बात नहीं है ये नहीं सुनिए, मैं मौलाना, मुझे मालूम है दिल को लग रही है, मैं बगैर टोपी और बगैर दाढ़ी का मौलाना हूँ। बहुत सही कहा आपने मुझे मौलाना। सुन तो लो, मौलाना विदाउट अ बियर्ड एंड अ कैप। एजेंडा रखो, अपना एजेंडा मत रखो, डेवलपमेंट एजेंडा रखो, इंसाफ के उसूल के लिए लड़ो। अगर आप इतने बड़े पूरे हिंदुस्तान की भलाई है, सबका विकास है, जिम्मेदारी को समझो कि खाला अल्लाह खाला रसूल अल्लाह जब बोलते हैं उसको समझो बात को और हक बयान करो। चाहे कोई हो, दिखाना है मुझे भी और आपको भी, ताकतवर तरीन शख्स हो, मगर बल्लभगढ़ की बात क्यों नहीं की आपने? आप मस्जिद में इमाम बनकर इमाम नमाज पढ़ाते हैं, मगर बल्लभगढ़ की मस्जिद बंद है, पिछले 9 दिन से काम रुका हुआ, उसकी बात नहीं करते आप। कितने आसारे खदीमा के तहत मसाजिद बंद हैं। अरे हमारे राम मंदिर का 20 साल से काम रोक रखा है। अरे भाई सबसे पहले जल्दी शुरू करवाएंगे। इंडिया की मस्जिदों के अंदर उसकी आबाद होने की बात कही जी। कुलबीर इरशाद साहब, मैं चाहती हूँ आप भी एक बार, 22 साल से हमारा मंदिर काम रुका है, हमारी चिंता भी जरा करिए। देखिए अंजना, मैं बहुत देर से इन सभी लोगों को सुन रहा था और ओवैसी साहब अपने अंदाज में बोल रहे थे, बेबाक तरीका था। मैं समझता हूँ जब मकान में आग लग रही हो तो अगर कोई कुरान पढ़ के गुजर जाए, कोई बाइबल पढ़ के गुजर जाए और कोई गीता पढ़ के गुजर जाए तो कुरान भी उस पर लानत भेजेगा और बाइबल भी उस पर लानत भेजेगी। उस वक्त ज़रूरत होती है आग पे पानी डालने का। मैं बहुत सिंपल और सादी चीज़ जानता हूँ और समझता हूँ और उसी को लेके चलता हूँ। अगर ओवैसी भाई ने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पढ़ा है तो वो जानते होंगे कि इमाम ने एक बहुत बड़ा दस्त दिया था कि तुम अपने किरदार को दिखाओ, दूसरे के अकायद से झगड़ा मत करो। और अगर कुरान पढ़ा है तो जानते होंगे कि कुरान ने बहुत सिंपल और सादा सा मैसेज दिया है कि दूसरे के खुदाओं को बुरा ना कहो वरना लोग तुम्हारे खुदा को बुरा कहेंगे। अगर नहीं, एक मिनट, मुझे किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। मैं इतने देर से बोल रहा था, सुन रहा था, अब मुझे सिर्फ 30 सेकेंड आप सुन लें। मुझे ज़्यादा डिबेट में नहीं रहना है। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि प्रधानमंत्री देश का होता है, पार्टी का नेता नहीं होता। अगर प्राइम मिनिस्टर से किसी का भी मिलना हो, चाहे वो किसी हद में हो, वो लीडर हो, वो लीडर ना हो, मुझे लगता है अगर वो मुल्क के लिए कर रहा है तो वो सही कदम है, और अगर वो अपनी रोटी सेकने के लिए कर रहा है तो गलत कदम है। दूसरी ख़ास बात मैं कहना चाहूँगा, हालांकि मुझे ये नहीं कहना चाहिए, मगर मुझे लगता है कि मैं इस बात को सपोर्ट करूँगा कि हाँ, उलमा 2 किस्म के होते हैं। एक उलमाए सू होते हैं और एक उलमाए हक होते हैं। एक वो होते हैं जो शैतानों के लिए बात करते हैं, एक वो होते हैं जो रहमान की बात करते हैं। मैं बहुत साफ बात कहना चाहता हूँ और वो बात ये है, ओवैसी साहब से भी कहना चाहूँगा और सभी से, वो बात सिंपल सी ये है कि अगर ओवैसी साहब ने हुसैन इब्न अली का नाम ऑन चैनल लिया है, मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने याद दिलाया कि करबला में हुसैन ने क्या कारनामा किया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अगर कोई हुसैनी जिगर लेके, अगर कोई अलवी खून लेके, अगर कोई वाक़ईन दीन का दर्द लेके, इंसानों और मजलूमों का दर्द लेके इस हिंदुस्तान में खिदमत करने के लिए आगे बढ़ रहा है तो वो तोड़ने की बात नहीं करेगा, जोड़ने की बात करेगा। और आखिरी जुमला कहना चाहता हूं, जख्म जिस किसी को भी लगा है, मरहम की जरूरत है। ना ही यहां मोदी साजी हो रही है, न ही मोदी नवाजी हो रही है। मैंने अपने इंटरव्यू में साफ कहा था, मोदी लिखा जाता है मीम वाव दाल और ये से। मोदी से मुसलमानों को सिर्फ 4 चीजें चाहिए, मीम से मोहब्बत दे दे, वाव से वफादारी दे दे, दाल से दयानतदारी दे दे और ये से यकीन दे दे कि जितना वो 100 करोड़ का
नेता है उतना ही वो 125 करोड़ का नेता है। माफ कीजिएगा, ना मुझे शैतान का हमनवा चाहिए और ना ही मुझे किसी और का हमनवा चाहिए, मुझे हिंदुस्तान का हमनवा चाहिए। चूंकि मुल्क इस वक्त उन हालात से गुजर रहा है कि अगर मैं मानता हूं ओवैसी जैसा स्पीकर अगर देश में नहीं देश के बाहर जाकर देश के लिए बात करेगा तो शायद बहुत अच्छे से बोल पाएंगे। अल्लामा, मुझे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने यजीद के दरबार में जो हक गोई और हक बयानी बयान की थी ना, वो याद करने की जरूरत है। और मुझे प्राइम मिनिस्टर मोदी से वफादारी का सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अल्लामा, वो वफादारी दें, हमारी बात नहीं है, वो वफादारी दें। से आप मीम से मोहब्बत वफा की बातें कर रहे हैं, मैं इंसाफ की बात कर रहा हूं। वो इंसाफ जो ज़ैनुल आबिदीन ने यजीद के दरबार में किया था, मैं उसकी बात कर रहा हूं। हमारा डेवलपमेंट का एजेंडा है, उसकी बात करो, बैंक की बात करो, आप रोजगार, ये तमाम चीजें आप भूल जा रहे हैं। अमन से रह रहे हैं सब लोग यहाँ जिस हिसाब से हिंदुस्तान में मुसलमान नहीं होगा, अमन भी कायम नहीं होगा। इस तरह की जज्बाती गुफ्तगू करके कुरान और हदीस एक लाइन सबको रोकना पड़ेगा। एक सेकंड, मुख्तार अब्बास नकवी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुख्तार अब्बास नकवी जी जुड़ रहे हैं, ओवैसी साहब भी जुड़े हुए हमारे साथ। एक सेकंड सर, एक सेकंड। मुख्तार अब्बास नकवी जी माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुख्तार अब्बास नकवी जी, विकास का एजेंडा, सबका साथ, सबका विकास, सबको आगे ले जाना है साथ साथ, ये हिंदुस्तान से अब तो अमेरिका में भी इसको सराहा जा रहा है। लेकिन एक सवाल हमेशा से उठता रहा है कि क्या फर्क किया जा रहा है नागरिकों में। अब ऐसे में प्रधानमंत्री की ये कोशिश विकासी एजेंडा है, क्या पहल है, क्या कोशिश है? देखिए, पहली बात यह कि प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी 100 करोड़ लोगों के सोशो इकोनॉमिक एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं, एम्पावरमेंट की बात करते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो सेकुलरिज्म के सियासी सूरमा हैं, उन्होंने बहुत बेदर्दी के साथ, बहुत बेशर्मी के साथ जो माइनॉरिटीज़ हैं, स्पेशली अगर मुस्लिम्स को देखें आप, तो उनका पॉलिटिकल एक्सप्लॉइटेशन बहुत वर्षों से किया। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और नरेंद्र मोदी जी जब सरकार में आए उससे पहले और सरकार में आने के बाद उनका एक ही कहना था कि हम 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के विकास की बात करेंगे, उनमें विश्वास पैदा करने की बात करेंगे। तो डेफिनेटली डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लोग, डिफरेंट सेक्ट्स के लोग, डिफरेंट जो रिलीजियस ग्रुप्स हैं, वो प्रधानमंत्री से जब समय मांगते हैं तो प्रधानमंत्री जी उनसे मिलते हैं, खुल करके बात करते हैं और जो भी उनके इश्यूज़ हैं, चाहे वो सोशल इश्यूज हों, चाहे इकोनॉमिक इश्यूज हों, चाहे एजुकेशनल इश्यूज हों, चाहे सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज हों, उन सब पर खुल करके बात होती है और जहां पर भी जरूरत होती है उसको हम एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। वैसे साहब, एक पहल है, एक कोशिश है बातचीत के जरिए मामले को निपटाने की। कम से कम एक रास्ता तो खुला है, दरवाजा तो खुला है। और कह रहे हैं इलियासी साहब भी और खुद नकवी साहब कि तमाम मुद्दों पर बातचीत हो रही है और तमाम मुद्दों पर जो भी राय है उसको रखिए और फिर रास्ता निकाला जाएगा। वैसे साहब जरा सी शुरुआत मैडम, अरे दीगर उमूर पर बात शुरू हो जाती तो ये तो कोई तरीका नहीं बात करने के। बात तो एक लेवल से होती है, शुरुआत उसकी बिल्कुल एक उस अंदाज में होती है जिसका तरीका है। प्लीज इंतजार करें, आपसे गुजारिश है, प्लीज इंतजार करें। जब मैं आपके नाम के साथ आपके पास आऊं तो प्लीज थोड़ा सा वेट कर लें। वैसे साहब शुक्रिया अंजना, शुक्रिया अंजना। ने मुख्तार अब्बास नकवी साहब आपके प्रोग्राम में शामिल हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि मैं स्टैंडिंग कमेटी ऑन सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट का मेंबर हूं। क्या हमने ठोस तजावीज़ नहीं दिए माइनॉरिटीज़ के लिए? क्या हमने ये नहीं कहा कि हर मुसलमान और दलित बच्चे के लिए डिमांड ड्रिवन करियर स्कॉलरशिप? मुख्तार अब्बास नकवी साहब से मैं नहीं पूछा पार्लियामेंट में कि 15 पॉइंट प्रोग्राम की एक साल में प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग क्यों नहीं ली? क्या हमने पार्लियामेंट में नहीं कहा कि वक्फ जो 160 प्रॉपर्टीज दिल्ली में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको कब्जा करके उसको छोड़ दिया जाए? और मुख्तार अब्बास नकवी साहब पूछ लीजिए। मगर मुझे नकवी साहब जरा लाइटर वेन में कहना चाह रहा हूं कि इतने सारे जो लोग गए, क्या आपने उनसे पूछा कभी कि भैया तुमने कभी बीफ खाया नहीं खाया? वरना इन सबको पाकिस्तान भिजाना पड़ेगा आपको। अब चलिए, खैर उस पर मैं नहीं चाहती हूं, अब मैं नहीं चाहती हूं कि उस मुद्दे पर अटक कर हम पूरी बहस को भटका दें। इसीलिए नकवी साहब ये सवाल तो पूछा जाएगा ना कि ये एक वक्त पर टोपी पहनने की बात थी और सद्भावना दिवस कहा गया कि मंच पर क्या मैं प्रतीकात्मक राजनीति में विश्वास नहीं रखता हूं, और ये नरेंद्र मोदी का एक अपना अंदाज है, एक अपना स्टाइल है। लेकिन आज क्या वही प्रतीकात्मक राजनीति फिर से होती हुई नहीं दिखाई देती है इस पहल के साथ, अलग से इमामों के साथ मिलकर? देखिए, टोपी पहनना कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
टोपी पहनाना नहीं चाहिए। कुछ लोग जो है वो सेकुलरिज्म के सियासी सूरमा टोपी पहना करके और टोपी पहन करके जो है वो एक्सप्लाइट खूब जम करके करते हैं, खूब बुरी तरह से करते हैं। हम जो है वो इस तरह के सिंबॉलिज्म जो है, इस तरह के स्टीरियोटाइप जो है वो सिंबॉलिज्म पे हम विश्वास नहीं करते। हम जो है वो ये बात सही है आपकी कि हमारे जो राजनीतिक विरोधी हैं उन्होंने बहुत बुरी तरह से दुष्प्रचार किया, बहुत से लोग पहने हुए टोपी के नेताओं के लिए कि साहब ये एंटी सेकुलर हैं, ये एंटी मुस्लिम हैं, एंटी माइनॉरिटीज हैं। लेकिन आज हमें लोग जज कर रहे हैं हमारे काम से। हम जिस जिम्मेदारी के साथ, ईमानदारी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रहे हैं उसका एहसास आज समाज के सभी वर्गों को है, उसमें माइनॉरिटीज को भी है। वैसे साहब लगता है आपकी तरफ इशारा कर रहे थे वो कि कई लोग हैं जो अपनी राजनीति करते हैं इसी टोपी के सहारे। नहीं, नकवी साहब से मैं बताना चाह रहा हूं कि सर मुझे फख्र है अपनी इस्लामिक आइडेंटिटी पर। मैं सर पे टोपी पहनता हूं, मैं पहनाता नहीं हूं। मगर मैं आपसे इतना ही कह रहा हूं नकवी साहब कि आप माइनॉरिटीज के मिनिस्टर हैं। कल आपके सीनियर मिनिस्टर मोहतरमा नहीं थी, आप थे वहां पर। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बल्लभगढ़ क्यों नहीं चले जाते आप, वो मस्जिद का काम शुरू करवा दीजिए। जो 160 प्रॉपर्टीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कब्जा करके बैठी है दिल्ली में वक्फ की, उसको छुड़वा दीजिए। जो मसाजिद आसार खदीमा के तहत कब्जे में छुड़वा दीजिए। नकवी साहब हम डेवलपमेंट चाहते हैं, आप में हम में सियासी इख्तलाफात जरूर रहेगा, मुझे फख्र है उस इख्तलाफ पर, और मैं जिंदा जब तक रहूंगा आपसे इख्तलाफ और मुखालिफत करता रहूंगा। मगर मैं अपने मफाद की खातर अपने दामन के तार बेचने को तैयार नहीं हूं। हम डेवलपमेंट के नाम पर कह रहे हैं डेवलपमेंट करिए। क्यों नहीं रिजर्वेशन मिलता महाराष्ट्र के मुसलमानों को, जब बम्बई हाईकोर्ट इजाजत दी? आपकी गवर्नमेंट जाटों को देने की बात करती है। रिजर्वेशन सॉल्यूशन नहीं है ओवैसी भाई, क्या आप रिजर्वेशन लेके इतने आगे बढ़े, काबिल बने हैं? अरे बेल के खिलाफ क्यों नहीं जाते? बाजुओं पर यकीन रख के आगे बढ़े, रिजर्वेशन सॉल्यूशन नहीं है। बात कर रहे थे वहां पर जाकर तो क्या राजस्थान बात कर रहे थे कि अल्लाह की जात से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, आपने रिजर्वेशन का खड़ा कर दिया। भीख का प्याला चाहते हैं मुसलमानों के लिए। इमाम नहीं हूं, आप इमाम बताइए। ये भीख का प्याला मुसलमानों को कभी कोई नहीं दिया। ये लोग अगर इमाम है तो क्या सूर्य नमस्कार की इजाजत है? बाजुओं पे यकीन रखें, नो रिजर्वेशन, अपनी मेहनत से आगे बढ़े। आप भी आगे बढ़े मेहनत से। मैंने अब्दुल रहमान अंतुले को भी कहा था तुम आगे बढ़े हो, रहमान खान को कहा था, सलमान खुर्शीद को कहा था, इनमें से किसी ने रिजर्वेशन नहीं ली। डोंट टॉक अबाउट रिजर्वेशन प्लीज। वैसी साहब वैसा प्याला नहीं चाहिए हमें मुसलमानों को। हम मेहनत कर सकते हैं, मेहनत करके आगे बढ़ते हैं। जी चलिए, इसी के साथ हम मेहनत बराबर कर रहे हैं, इसके बावजूद भी घर नहीं मिलता। मेहनत कर रहे हैं, नौकरी नहीं मिलती, उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? इतनी बेरोजगारी अगर मुसलमानों में है तो मैं नकवी साहब से बात पूछना चाहता हूँ। नकवी साहब शेर मत सुनाइए। नकवी साहब आप माइनॉरिटी के मिनिस्टर हैं। साहब वक्त खत्म हो गया है, लेकिन याद रखिएगा ओवैसी साहब, इस देश में सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, मुस्लिम युवा ही नहीं, सभी धर्मों के कई युवा हैं जिनके पास नौकरी नहीं है। सोचना देश का ही पड़ेगा, तभी आगे बढ़ पाएंगे एक साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुक्रिया ओवैसी साहब और नकवी जी, आपका भी, तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए आज तक।